बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस अपलोड कर दी हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, स्टेशियोमेट्री से रिलेटेड, और जो डिफरेंट कंसेप्ट्स थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और मैंने फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट भी बना ली है। तो जो बच्चे इस कारवां में अभी जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम से रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आपको आपके कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट एटम से रिलेटेड क्या है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। कंसेप्चुअल तो है ही है, लेकिन बहुत न्यू पैटर्न से आपको, क्योंकि फर्स्ट 9th में आपको इतना कंसेप्ट एटम से रिलेटेड नहीं दिया गया था। और ये चैप्टर आपको बहुत सारे फिज़िक्स के कंसेप्ट में भी फ़ायदा देगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आपका बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट 2 या 3 चैप्टर में फिज़िक्स के इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर एक बारी में समझ नहीं आती तो दोबारा इसको रिव्यू करके देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें मैं पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बताऊँगा कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एटम से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपने कंसेप्ट 9th में पढ़ा हुआ है, तो जो स्टार्टिंग के स्लाइड्स होंगे उन पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, एंड तक जाएंगे ताकि आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकें। ये मॉडर्न एटम आपको दिख रहा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में, और हमने हायरार्की स्टार्ट की कि कहाँ से एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल का कंसेप्ट हमारे पास पहुँचा। तो सबसे पहले मैटर का कंसेप्ट होता था, और मैटर हैविंग स्पेस, हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस वाला कंसेप्ट था मैटर का। फिर उसके बाद मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स में फिर एटम्स हैं, और एटम्स में फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। इसी तरह प्रोटॉन्स हैं, और फिर उनसे भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास फर्मियंस, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, बोसॉन्स, ग्लूऑन्स, मुऑन्स, और बहुत सारे अप्स, डाउन्स, राइट्स और लेफ्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम हैं जिनसे फर्दर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह बने होते हैं। और 110 या 112 सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास एक एटम में मौजूद होते हैं। आप सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन एक एटम में फर्दर हो सकता है कि बिलियंस और जिलियंस के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हों। जितना हम कंसेप्ट को एडवांस करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। जैसे हमें एटम के बारे में पहले सिर्फ यही पता था कि एटम सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल है और उससे कोई और एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे फर्दर कोई नहीं है। बाद में हमें पता चला 9th में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, और अब हमें इन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कंसेप्ट भी मिला है। और हमें ये पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी प्योर नहीं है, ये भी फर्दर किसी पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के उन कंसेप्ट की तरफ जाएंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और बहुत अच्छा भी होगा कि आप इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक को काफ़ी कंसेप्चुअल अंदाज में सुने और इसको अपने साथ नोट करते जाएं, ताकि जब मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराऊंगा और पहले टॉपिक से स्टार्ट कराऊंगा तो एटलीस्ट आपके माइंड में वो सारा कंसेप्ट बैठा होगा, तो बहुत आसानी से मैं इस चैप्टर को आगे लेके चलूँगा। फिर हमारे पास मॉडल ऑफ एन एटम्स के कहाँ से हमारे पास किस किस ने एटम के रिलेटेड काम किया। तो सबसे पहला जो बंदा था डेमोक्राइटस ग्रीक था, जिसने कहा एटम के बारे में कि हमारे पास एटम इनडिविजिबल है और कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, 400 BC में। फिर उसके बाद एरिस्टोटल आया, और एरिस्टोटल ने इन चारों के बारे में, अर्थ, एयर, फायर, वाटर के बारे में कहा कि ये सारे सबका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारे पास क्या होगा, एटम होगा। तो ये फिलॉसफी थी यहाँ तक, एरिस्टोटल तक। लेकिन फिर साइंटिफिक बेसिस पे किस बंदे ने सबसे पहला काम किया, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी। और अगर आप लोगों को उसका कंसेप्ट नहीं आता तो ऑलरेडी मैंने 9th की वीडियोस बनाई हुई हैं, आप 9th की वीडियोस में जाकर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में देख सकते हैं। और डाल्टन का सबसे पहला पॉइंट था एटम से रिलेटेड के बिल्कुल ये सॉलिड स्फीयर है या बिलियर्ड बॉल की तरह है, जो मैंने यहाँ दिखाया। तो पहला साइंटिफिक कंसेप्ट बिलियर्ड बॉल का एटम के बारे में, कि एटम एज अ बिलियर्ड बॉल है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दिया। और
लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को भी इसी की थ्योरी ने पहली मरतबा के एटम रिएक्ट करते हैं और एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल और ये केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, ये डाल्टन का कंसेप्ट था। तो पहली मरतबा साइंटिफिक बेसिस पे डाल्टन ने कंसेप्ट दिया 1800 में। फिर 1850 में भी काम होता रहा, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं था। तो 1800 से पूरी सेंचुरी के बाद ये थॉमसन नहीं है, थॉमसन है। तो ये आपको ठीक कर लेना चाहिए। नेमिंग में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो जे थॉमसन। तो एटॉमिक मॉडल डाल्टन का इतना अच्छा नहीं रहा, उसने कहा सॉलिड स्फीयर। फिर उसके बाद और ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, ये उन्हीं के कंसेप्ट पे लेके चला था डेमोक्राइटस के कि अनकटेबल है, अनडिवाइडेड है, इनडिविजिबल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो डाल्टन भी इसी कंसेप्ट के साथ चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक बंदा आया जिसने पहली मरतबा और जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, जे थॉमसन, और बाद में आने वाले इसके स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड, बोहर, इन लोगों ने इन्हीं के कंसेप्ट्स को यूज़ किया और उन्हीं कंसेप्ट पे फिर फर्दर उन्होंने काम किया और उन्होंने थ्योरी को, एटॉमिक थ्योरी को काफ़ी एडवांस लेवल तक ले गए। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला, उसने पहली मरतबा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में या कैथोड रे ट्यूब में सब एटॉमिक पार्टिकल, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया जो कि इलेक्ट्रॉन था। और इसके मॉडल को कहा जाता था प्लम पुडिंग मॉडल। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और वो भी आप देख सकते हैं 9th में। और प्लम पुडिंग कहते हैं असल में इस क्रिसमस में जो केक बनाया जाता था, कि उनका कंसेप्ट ये था जे थॉमसन का कि इस केक की तरह एटम होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन के ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे हैं और ये ब्राउन वगैरह आपको प्रोटॉन दिख रहे हैं, कि इस तरह स्प्रेड फॉर्म में प्रोटॉन पड़े होंगे और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फॉर्म में उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द पड़े हुए होंगे। ये कंसेप्ट था थॉमसन का। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने हमारी जो मॉडर्न कंसेप्ट को ऑलमोस्ट एक नया व्यू दिया। उसकी वजह ये थी कि सबसे पहली मरतबा उसने ये कंसेप्ट दिया कि न्यूक्लियस होता है, और ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आपने 9th में पढ़ा है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। और ये सब डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड की वीडियो कंबाइन आपको 9th में मिलेगी। काफ़ी अच्छा और नया कंसेप्ट भी मिल सकता है उसमें आपको। तो मैं रेफ़र करूँगा कि उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उन्होंने यूज़ किया था, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो आपने 9th में पढ़ा था, फिर आपको रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट्स मिले उसमें उसने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कंसेप्ट था रदरफोर्ड का। लेकिन उसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूवमेंट करते हैं, हर जगह मूवमेंट कर सकते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये कंसेप्ट चूँकि ख़राब रहा और इसमें ड्रॉबैक्स थी, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को फिर इस मॉडल को फिर रिजेक्ट करवाया गया। बोहर का मॉडल आया 1913 में, और बोहर ने क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया, और उस कंसेप्ट के मुताबिक उसने प्लानिटरी मॉडल दिया जो आपको यहाँ दिख रहा है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। रदरफोर्ड के केस में कोई फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं थे, यहाँ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनको एनर्जी लेवल भी कहा गया, जिनको शेल भी कहा गया। बोहर के केस में एनर्जी लेवल का कंसेप्ट आया कि फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं इर्द गिर्द न्यूक्लियस के, और उन्हीं फिक्स एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर बोहर का कंसेप्ट सिर्फ चूंकि हाइड्रोजन से ही रिलेटेड था, या हाइड्रोजन जैसे एटम से, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें किसी भी एटम या आयन में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो बोहर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए या लिथियम प्लस के लिए, क्योंकि लिथियम +2 के लिए और हीलियम प्लस के लिए। लिथियम +2 में भी आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि लिथियम में ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। हीलियम प्लस में आपको चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे हीलियम में, और हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो बोहर का मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड था, इसीलिए फिर मॉडर्न कंसेप्ट आया और उसमें बहुत ज़्यादा काम स्क्रोडिंजर ने किया, हेजनबर्ग ने किया, इसी तरह डी ब्रॉगली ने भी किया बहुत सारा काम, और भी मैक्सवेल वगैरह ने भी, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर एक नए पैटर्न पे आया जिसको हम अब 3D शेप में कहते हैं, ना कि 2D अरेंजमेंट्स में, जिसमें ऑर्बिटॉल्स आए, फर्दर हमारे पास वेव फंक्शंस आए, और इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब जो उनका थोड़ा बहुत कंसेप्ट है कि किस तरह हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तक आए, तो इन साइंटिस्ट ने उन पे काम किया। उन साइंटिस्ट में हमारे पास जे थॉमसन ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे।
तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो को डिस्कवर किया। मतलब वो इलेक्ट्रॉन का ना मैस फाइंड कर सकता था डायरेक्टली और ना चार्ज फाइंड कर सकता था। तो उसका इलेक्ट्रॉन का मैस और चार्ज किसने फाइंड किया? रॉबर्ट मिलिकन ने चार्ज अलग से और फिर उसके बाद मैस फाइंड किया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर उसकी चार्ज टू मैस रेशो डिस्कवर की गई, फाइंड आउट की गई, वो जे थॉम्सन ने किया। और फिर रॉबर्ट मिलिकन ने ही ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू चार्ज, और फिर जब चार्ज मिला हमें और चार्ज टू मैस रेशो ऑलरेडी हमें पता थी तो उससे उसने मैस फाइंड आउट किया। इन्हीं दौरान में रिएक्शन चल रहे थे। हेनरी बैकरल रिएक्शन कर रहा था यूरेनियम पे के जो एमिट कर रहे थे रेडिएशंस, और जब ये एमिट कर रहे थे रेडिएशन, इसका मतलब ये है कि एटम जब एमिट कर रहा होता है रेडिएशन तो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसमें फर्दर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये कंसेप्ट हमें थोड़ा बहुत यहाँ से मिल रहा था। मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी भी काम कर रहे थे पोलोनियम और रेडियम पे। उन्होंने पोलोनियम और रेडियम से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को डिटेक्ट किया। पहली मरतबा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट आया, और इन्हीं पे काम करते हुए रदरफोर्ड ने एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल यानी अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को डिस्कवर किया 1898 में। तो हमें इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, सब एटॉमिक पार्टिकल और अल्फा बीटा पार्टिकल्स भी मिल गए। इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके जब जे थॉम्सन ने अपना मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उसने तो अपना एक मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, जो मैंने आपको पीछे बताया 1904 में। और फिर अंस रदरफोर्ड ने चूंकि अपने सारे कंक्लूजन्स को यूज़ किया, अंस रदरफोर्ड जे थॉम्सन के स्टूडेंट थे, और अंस रदरफोर्ड ने अपने भी स्टूडेंट्स अपने साथ, चूंकि इनकी फैक्ट्री थी पूरी और वो अल्फा रेज और बीटा रेज पे काम कर भी रहे थे, तो गीगर और मर्सडन MARSDEN गीगर काउंटर, जिन्होंने आगे आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन गीगर जो है रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, मर्सडन भी रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड ने उनको बताया कि आप अल्फ़ा पार्टिकल्स पे काम करें। उन्होंने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स पे काम किया तो उन्होंने मदद की रदरफोर्ड की कि न्यूक्लियर मॉडल बनाने में। तो रदरफोर्ड ने जे थॉम्सन के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया और अपना एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं या एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड भी कहते हैं। लेकिन इसमें इस कंसेप्ट में यहाँ तक अगर आपको न्यूक्लियर मॉडल तक अगर आप देखें, आपके पास न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, पॉजिटिव रेज डिस्कवर हुई थी, और उन पॉजिटिव रेज को बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दे दिया था, क्योंकि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी वो रदरफोर्ड ने नहीं की, वो गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नाम प्रोटॉन का किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने की थी, और जे थॉम्सन ने उसको नेगाट्रॉन का नाम दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम उसको स्टोनी ने दिया था। तो ये आपको याद हो, आगे पेजेस में भी आपको मिलेगा कंसेप्ट इससे रिलेटेड। जेम्स चैडविक ने जो लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जो फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल था, वो न्यूट्रॉन था, वो डिस्कवर किया 1932 में। मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में आपको न्यूट्रॉन का पता ही नहीं था। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से रिलेटेड कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया। फिर इसी तरह रेडियो एक्टिविटी पे हेनरी बैकरल ने, अल्फा बीटा रेज रदरफोर्ड, न्यूक्लियस पे रदरफोर्ड, और प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। आइसोटोप्स के बारे में मैं सूडी ने बताया, ये भी आपने 9th में पढ़ा था। ये एक टेबल है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड उनके मैसेज, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मैस, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मैसेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एटलीस्ट ये आपको याद हो, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस में या न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यूज़ आनी चाहिए, तब आप यूज़ कर रहे होते हैं, और एमसीक्यूज़ में स्पेशली यूज़ कर रहे होते हैं। और कभी कभी डायरेक्टली भी एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मैस और रिलेटिव मैस वगैरह। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है, -1, ये आपने 9th में पढ़ा था, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये आपका एब्सोल्यूट चार्ज है। इसी तरह प्रोटॉन का इसका पॉजिटिव होगा, इतनी ही मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू। और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन का लफ्ज़ न्यूट्रल से ही आया है, जिसमें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो मैसेज आपको दिख रहे हैं, ये 1, इसी तरह यहाँ प्रोटॉन के ऊपर 1 और यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0, ये आपके रिलेटिव मैसेज होते हैं कि हम जनरली एक दूसरे के रिलेटिव कंपैरिजन करके बताते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन का कोई मैस नहीं, ऑलमोस्ट मैसलेस कंसिडर किया जाता है रिलेटिव मैस के रिस्पेक्ट से। प्रोटॉन का 1, इसी तरह न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट बराबर होता ही है प्रोटॉन के। रिलेटिव चार्ज की वैल्यू भी चूँकि इसका न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास -1 आएगा, प्रोटॉन का +1, और यहाँ एब्सोल्यूट मैसेज आपके पास आएंगे कि 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो वो कंसेप्ट, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मैस कितने किलोग्राम के बराबर होगा, तो 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम में
आपका मैस होगा। और अगर ये ग्राम में होगा तो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻28 किलोग्राम हो और ग्राम होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो किलोग्राम में भी आपको याद होना चाहिए और ग्राम में भी याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम। इसी तरह 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम ये आपके पास प्रोटॉन का मैस। फिर न्यूट्रॉन का 1.67 ऑलमोस्ट कंपेरेबल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस, एब्सोल्यूट मैस। इसी तरह चार्ज टू मैस रेशो जिसके बारे में बता रहा था रदर जो जे थॉमसन ने बताया, तो उस कंसेप्ट से फिर हमने चार्ज टू मैस रेशो फंडामेंटल पार्टिकल्स के निकाले। और फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा चार्ज टू मैस रेशो होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है और चार्ज तो उसका बराबर ही होता है प्रोटॉन के। तो चार्ज ज़्यादा और मैस कम, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी वो क्या होगी? चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर हमारे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बीच में आ गया, लेकिन ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मैस रेशो सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल, उसके बाद लास्ट में न्यूट्रॉन। तो ये हमेशा MCQs आया होता है उन बच्चों के लिए जो टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, नम्स या नस्ट की, तो उनके लिए MCQs है और आप लोगों के लिए भी नया कंसेप्ट होगा। और चार्ज टू मैस रेशो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कितनी है? 1.76 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। इसी तरह चार्ज टू मैस रेशो ऑफ प्रोटॉन 9.5 मल्टीप्लाई 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। चार्ज टू मैस ऑफ न्यूट्रॉन कोई नहीं है, क्योंकि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता। और ये कैलकुलेशन कहाँ से की गई आपको? ये कंसेप्ट, ये चार्ज टू मैस रेशो का कंसेप्ट हम आगे भी स्टडी करेंगे जब मैं आपको रेगुलर सेशन में पढ़ाता रहूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसी तरह चार्ज टू मैस रेशो ऑफ अ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास 19.16 मल्टीप्लाई 10⁴ है। कितना हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, और कंपैरिजन अगर हम करें, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना बड़ा है, तो हमने यहाँ कैलकुलेशन की। ये मैसेस और चार्जेस का कंसेप्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था, तो इस पर इतनी डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन की अगर आप रेशो निकालें तो आपके पास 0.9998621 की वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये डिफर करता है, ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है मैस में, कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप प्रोटॉन में ऐड कर दें तो वो न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ इसने लिखा हुआ है दे डिफर बाय अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन मैसेस। और अगर आपने देखना है कि एक प्रोटॉन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, यहाँ तो मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन किया, यहाँ मैं कर रहा हूँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1836 टाइम छोटा है प्रोटॉन से, मतलब प्रोटॉन 1836 टाइम बड़ा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? आप मैस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो आपको 1836 की वैल्यू आएगी। इसका मतलब मैस ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम बड़ा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1839 टाइम्स बड़ा है किससे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन से। तो आप देखें यहाँ 1839 और 1836 में 3 की वैल्यू का डिफरेंस है। इसका मतलब यही है कि आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो 3 टाइम्स बड़ा है, यानी 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप उसमें ऐड कर दें प्रोटॉन में, तो आपको न्यूट्रॉन के मैस के बराबर की वैल्यू देगा। तो यहाँ इसने नीचे भी लिखा हुआ है मैस ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मैस ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 1840 मल्टीप्लाई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन का मैस फाइंड आउट करना है, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेस कंपेयर करने हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेस कंपेयर करने हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको ये नंबर भी याद हो, 1839, 1836 और 0.998 की वैल्यू आपको याद हो। सब एटॉमिक पार्टिकल की मॉडर्नाइजेशन के किस तरह जे थॉमसन ने सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो उसको चूँकि वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसे नहीं पता था इलेक्ट्रॉन और ना ही उसने नाम रखा था, बल्कि उसने उसको कहा था कार्पसल्स। और इसी तरह उसने उसको नाम रखा था नेगाट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के जो पुराने नाम हैं वो कार्पसल्स जनरली कह सकते हैं, या आप उसको नेगाट्रॉन कह सकते हैं। जे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशो भी फाइंड आउट की थी, जिसमें हमने पीछे बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। स्टोनी ने नाम रखा था इलेक्ट्रॉन का। तो आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन, जिसको आज आप इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो जे थॉमसन ने तो डिस्कवर किया, लेकिन नाम किसने रखा हुआ है? स्टोनी ने। फिर गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज डिस्कवर की, और पॉजिटिव रेज को नाम दिया रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का। तो ये भी आपको पता हो कि प्रोटॉन रदरफोर्ड ने नाम दिया था, और पॉजिटिव रेज गोल्डस्टीन ने, क्योंकि पॉजिटिव रेज सारी हो सकती हैं,
सारे एटम्स के जो आयंस हैं, क्योंकि जब उनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होती हैं और रेडिएशंस उनकी, यानी वो जो रेडिएशंस रिलीज करेंगे या वो खुद होंगे तो उनको हम कहेंगे पॉजिटिव रेज। लेकिन जब वो एक हाइड्रोजन एटम का आयन होगा तो उसे फिर हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। और रदरफोर्ड ने उस हाइड्रोजन एटम के लिए ही पढ़ा, तो उस पॉजिटिव रे को उसने फिर क्या नाम दिया, प्रोटॉन का नाम दिया। और प्रोटॉन को प्रिडिक्ट कर लिया था ऑलरेडी जे थॉम्सन ने। क्यों प्रिडिक्ट किया था? क्योंकि जे थॉम्सन को पता था कि डाल्टन भी कहता था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, और जे थॉम्सन को भी पता था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। तो उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशी भी होगी। वो उनके एक्सपेरिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे भी। इसी तरह रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया जब उसने गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया, और अल्फा और बीटा रेस को भी डिस्कवर किया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रल की वजह से पड़ा। इसी तरह जो इसमें अब फर्दर कंसेप्ट होंगे इस चैप्टर में हमारे पास, कि यहाँ तक क्लासिकल हम कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट चल रहा था, या क्लासिकल केमिस्ट्री, चूँकि फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड है ये सारे कंसेप्ट, तो यहाँ तक जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल चल रहा था। फिर उसके बाद एक नया पैटर्न यूज़ किया गया और कहा गया कि अगर आप एटम को पढ़ना चाहते हैं तो आपको नेचर ऑफ लाइट को समझना ज़रूरी होगा। और नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए कि लाइट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रहे होते हैं। और आप लोगों ने 9th में और 10th में फिजिक्स में इससे रिलेटेड पढ़ा था। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, गैक्सो, GXU को आपने एक साथ पढ़ना है, गैक्सो, और VIMR अलग पढ़ना है, गैक्सो विमर। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, या ये आप निमोनिक्स कह सकते हैं इसको, कि यार याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर हमने एटम को पढ़ना है तो हमें किसको समझना होगा, हमें लाइट को समझना होगा, क्योंकि एटम इन द फॉर्म ऑफ वेव या वेव इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। अब ये दो टर्म्स आपको थोड़े बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ये है, थोड़ा बहुत आप फोकस कीजिए इस पॉइंट पे, कि मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि मैटर वेव नेचर भी रखता है, और वेव जो है वो मैटर का नेचर भी रखता है। यानी आपके पास लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी है, और जो पार्टिकल यानी मैटर है वो आपको वेव की फॉर्म में है। तो हर चीज़ की आपको, अगर चाहे वो मैटर है, आपको वो इन द फॉर्म ऑफ वेव भी दिख सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी, फिर हमारी बॉडी और ये दुनिया का भी वेव हो सकता है। तो जी हाँ, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, आपको अगर वो मैटर है तो आपको वेव की फॉर्म में भी दिखेगी, और उसका वेव भी हो नेचर होगा, और अगर वो वेव है तो वो मैटर नेचर भी होगा। लेकिन वो पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनका मैस बहुत कम होता है, इसीलिए वो आपको वेव फॉर्म में ज़्यादा डोमिनेंट दिखते हैं। और हमारे जैसे हैवी मैसेज वाले, या ये कायनात, या ये दुनिया, या कोई भी चीज़, या जो मोबाइल से आप देख रहे हैं, या अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं, तो ये मैटर काफ़ी बड़े हैं, इसीलिए इनका जो वेव नेचर है वो बहुत कम होगा। तो जिस चीज़ का मैस का नेचर यानी पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा उसका वेव नेचर कम, और जिसका वेव नेचर ज़्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर क्या होगा, कम होगा। इसी कंसेप्ट को हमें लेके चलना है। यहाँ से आपका मॉडर्न कंसेप्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से आपकी एटॉमिक फिजिक्स का कंसेप्ट बिल्डअप होने लग जाता है। और इसी इफेक्ट ने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया हमारे पास आइंस्टाइन के थ्रू, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आया, और इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके मॉडर्न फिजिक्स ने फिर हमारे पास के लाइट बिकम पार्टिकल वाला कंसेप्ट आया, जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि अगर लाइट को हम स्टडी करें और लाइट में पार्टिकल नेचर है, तो फिर एटम को भी हम स्टडी कर सकते हैं और एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट फिर हमें पता चली कि अगर लाइट बिकम पार्टिकल, तो लाइट तो पहले वेव कंसिडर की जाती थी, लाइट वेव की फॉर्म में भी फ्लो करता है, और लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, अपनी नेचर शो कर रहा होता है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट शो करने लगा। इसका मतलब एटम भी डुअल नेचर का हो सकता है, कि कहीं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, और कहीं वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब तक हम इस कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, डुअल नेचर ऑफ लाइट को, तब तक हम एटम को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा कि नेचर ऑफ, चूंकि लाइट का नेचर तो हमने पढ़ लिया, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल मान रहे थे। अगर आपके पास वेव पार्टिकल हो सकता है,
अगर आपके पास वेव लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव कंसिडर किया जाता था कि लाइट अगर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल हो सकता है या लाइट पार्टिकल नेचर में आ सकता है, तो इसी तरह नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डुअल करेक्टर रख सकता है कि इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल कंसिडर किया जाता था तो इलेक्ट्रॉन एज वेव भी कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ से डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बिल्डअप हुआ और ये किसने दिया? लुइस डी ब्रॉगले ने दिया और बहुत बड़ा कंसेप्ट था साइंस के रिस्पेक्ट से कि पहली मरतबा ये बताया गया कि पार्टिकल भी वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ऊपर वाले कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने हमें ये बताया कि लाइट जो वेव है वो पार्टिकल एग्जिस्ट करती है, इसी तरह डी ब्रॉगले ने हमें कहा कि जो पार्टिकल है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसी तरह लास्ट में हम इसी वेव नेचर को यूज़ करके लाइट इलेक्ट्रॉन के यानी पार्टिकल के वेव नेचर को यूज़ करके हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स क्या हैं वो आपको चैप्टर के एंड में समझ आएंगे और यही असल में इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाया एटम से रिलेटेड कि एटम असल में वेव नेचर कहाँ कहाँ उसके एग्जिस्ट करेगी और कहाँ उसका पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको ज़्यादा फोकस करने हैं इस चैप्टर में। और फिर इसी क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे हमने एटॉमिक मॉडल एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल में क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ शेल्स ही पढ़ते थे। लेकिन अब फिर फर्दर जो हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट है और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे हमने क्या बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एटॉमिक शेल को स्प्लिट किया, यानी ऑर्बिट को स्प्लिट किया सब शेल्स में, सब शेल से फर्दर ऑर्बिटल्स में और इसी तरह डायरेक्शंस में और स्पिन्स में जो हमें उस एटम के अंदर दिखेंगी कि किस तरह इलेक्ट्रॉन 3D मूवमेंट कर रहा होता है और वो स्पिनिंग भी कर रहा होता है, मतलब रोटेट भी कर रहा होता है, रिवॉल्व भी कर रहा होता है। और इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट में नहीं होते, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, उनकी भी रोटेशन हो रही होती है, उनकी भी रिवॉल्यूशन हो रही होती है। और कैसे होती है ये काफ़ी हाई लेवल पे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ भी समझेंगे। जिस एक्सपेरिमेंट पे जे थॉमसन ने काम किया, कैसे उसे पता चला कि बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होता है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन उसे कैसे पता चला, क्योंकि जे थॉमसन से पहले भी ऑलरेडी इन लोगों ने काम किया हुआ था, जैसे फेराडे ने काम किया था और ये नॉर्मल फिलासफर्स और साइंटिस्ट भी आम काम कर रहे थे कि ग्लास, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा फुट, आप लोग किसी पेज के फुट पहले अपने सर के साथ आप रब करते हैं और फिर किसी भी पेज के साथ आप उसे टच करें तो वो पेज उस फुट के साथ क्या कर जाता है, ऊपर आ जाता है अटैच होकर, मतलब कोई अट्रैक्शन शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल थे जिसकी वजह से उस पेज को या उस फुट को अट्रैक्शन हुई और वो ऊपर उठा लिया गया। तो ये जो चार्ज का कंसेप्ट है कि वो सॉलिड के साथ शो हो रहा था। इसी तरह आप किसी ग्लास रॉड को भी रब करें सिल्क के साथ तो तब भी आपको चार्ज का करैक्टर मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट था कि यार सॉलिड कंडक्ट करता है, कोई चार्ज पार्टिकल उसमें मौजूद है। इसी तरह फेराडे ने फिर एक्सपेरिमेंट किया लिक्विड के रिस्पेक्ट से, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा हुआ है, जो आयनाइजेशन का कंसेप्ट आपने इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा चैप्टर पढ़ा था, जिसमें एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ आयंस फ्लो करते थे, वो लिक्विड की कंडक्शन थी। तो सॉलिड कंडक्ट कर गया, लिक्विड कंडक्ट कर गया, तो जे थॉमसन ने कहा कि अगर सब ये कंडक्ट करते हैं तो गैस भी कंडक्ट करेगा। और गैसेस के कंडक्शन के लिए उसने ये डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। ये ट्यूब आपको नजर आ रहा होगा। अभी इससे रिलेटेड सिर्फ आपको इतना पता हो कि ये ट्यूब है, इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है और ये आपके पास कैथोड है, ये एनोड है और यहाँ हाई वोल्टेज है, जनरेटर है जो करंट पास करेगा। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि करंट में कोई चार्जेस या कोई इलेक्ट्रॉन या कोई फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है किसी एटम का। तो सबसे पहली मरतबा जे थॉमसन ही था जिसने उन कैथोड रेज को डिस्कवर किया, जो इनविजिबल रेज थी यहाँ एनोड के अपोजिट, यानी एनोड पे कैथोड के अपोजिट स्क्रीन पे वो फ्लैश प्रोड्यूस कर रहा होता था। उन इनविजिबल रेज को उसने जे थॉमसन ने नेगाट्रॉन का और बाद में उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और उन इलेक्ट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिससे रिलेटेड थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और ये एक ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है गैक्सो विमर का, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो गैक्सो GXU VIMR विमर से आप याद करेंगे क्यों ये ऑर्डर मैंने इस तरह लिखा हुआ है।
और याद करवाने के लिए कहा हुआ है। वो ऑर्डर इसलिए है कि गैमा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर इस ग्राफ में भी देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इस तरफ आ रही है और फिर यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ आपके पास वेवलेंथ जा रहा है। तो इसी कंसेप्ट को मैंने अभी आपको समझाना है। इसमें इस ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इन टर्म्स को आपको समझना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना है, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं मैंने गैक्सो विमर के थ्रू बता दिया। फिर आपने एनर्जी ई, फ्रीक्वेंसी म्यू जिसे कहते हैं MEW, आपने फ्रीक्वेंसी 9th में ही पढ़ी थी, वो F से रिलेटेड होती थी, F से सिंबल था, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में हम इसे म्यू से रिलेट करते हैं। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, लेमडा आपने पढ़ा हुआ है, वेवलेंथ और ये वेव नंबर, इनको हमने असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म्स को समझना है। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, यानी एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी उसके वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी वेव नंबर के डायरेक्ट रिलेशन में है। तो वेव नंबर, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्ट में है और एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो आपको ये पता हो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो आपके पास एनर्जी इंक्रीज होगी और इनडायरेक्टली आपके पास वेव नंबर भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप एनर्जी बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही पॉइंट हमने यहाँ समझना है और ये जो ऑर्डर है ये इसी सेंस में मैंने लिखा है कि गैमा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे वो कैसे आपको पता चलेगा, इस ग्राफ में आप देखें फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज करती जा रही है गैमा रेस की तरफ। तो गैमा रेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जो मैंने यहाँ कहा था और फिर उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेव नंबर भी ज़्यादा होगा। तो आपके पास आप जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको गैमा रेस मिलेगा और गैमा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वेव नंबर सबसे ज़्यादा, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम। इसके अपोजिट अगर आप देखें तो यहाँ आपको लॉन्ग रेडियो वेव्स मिलेंगी। लॉन्ग रेडियो वेव्स का मतलब है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, उसका वेव नंबर सबसे कम होगा और उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि रेडियो वेव्स जो यहाँ मैंने लिखा है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इवन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 10, 15, 20 किलोमीटर भी आपके पास रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है। इसीलिए आपको रेडियो वेव सिग्नल पहाड़ों में भी, गाँव वगैरह में भी मिल जाते हैं। गैमा रेस की वेवलेंथ सबसे कम लेकिन उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और वेव नंबर सबसे ज़्यादा। और ये मैंने रिलेशंस लिखे हुए इनके। और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसकी भी इक्वेशन आपको मिल जाएगी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली, फ्रीक्वेंसी और इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ का। फिर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इस बुक में चैप्टर में यूज़ हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दी आपके पास, ताकि आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो जाते हैं आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। वो बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, जब बच्चे डरेंगे अगर आपने ये पहले लिख लिया और याद कर लिया, कुछ आपको कंसेप्ट आता भी है इससे रिलेटेड। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा जब मैं ये टॉपिक ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा इसको देखिए, इनके फार्मूलाज को याद कीजिए। अगर आपको फार्मूले याद हो गए तो जो इक्वेशन मैं कराऊँगा वो बहुत आसान लगेंगे आपको। सबसे पहला एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर असल में आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था जो P = mv के बराबर था। एंगुलर मोमेंटम में आपके पास mv के साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, चूंकि एंगल की बात हो रही है तो रेडियस भी ऐड हो जाता है, तो mvr। और आपने 9th में पढ़ा था h और 2 पाई का कंसेप्ट। तो एंगुलर मोमेंटम थोड़ा बहुत आपने नाम सुना था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में और बोहर एटॉमिक मॉडल में, लेकिन mvr = nh और 2 पाई वो एंगुलर मोमेंटम है। सॉरी, ये आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में सुना होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में नहीं सुना होगा। तो mvr = nh और 2 पाई। एंगुलर mv मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और r ऐड कर दें तो एंगुलर मोमेंटम, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा mvr = nh और 2 पाई। m मैस है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी, r रेडियस, n शेल नंबर होता है, h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने 9th की फिजिक्स में पढ़ा है, Fc = mv² और r, और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ हम कंसिडर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपने 10th में पढ़ी हुई है, 10th की फिजिक्स में आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा k, z की जगह आप लोग पढ़ते थे k और उसको कहते थे आप कांस्टेंट, और इक्वेशन बनती थी k E² की जगह आप लोग पढ़ते थे 2 डिफरेंट चार्जेस की, 1q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये वही वाली इक्वेशन है, लेकिन एटम के रिस्पेक्ट से हम उसे z कह रहे होते हैं। तो Fe = ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों फोर्सेस को रिलेट करके हम रेडियस की इक्वेशन निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन जो आपको दिख रही है, और ये याद कराने का तरीका मेरा है।
कि कैसे याद किया जाए रेडियस की इक्वेशन का। ऊपर दोनों आसान है, एम वी स्क्र और आर, जेड ई स्क्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्र, ये ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। और अगर आपको अभी नहीं याद होते तो ये मैं आपको जब रेडियस की इक्वेशन कराऊंगा तब भी याद करा दूंगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे इसे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। रेडियस की इक्वेशन कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो रेडियस की इक्वेशन जो हमारे पास है कि देखें एप्सिलॉन नॉट है, एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, जेड है, पाई एम ई स्क्वायर है। अब इसको याद करने का जो मैंने तरीका ढूंढा हुआ है कि बच्चों को आसानी से याद कराया जाए, क्योंकि इस इक्वेशन को आप एनर्जी की इक्वेशन में यूज़ करेंगे एटम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए, तो उसको याद कराने के लिए मैंने किया हुआ है कि पश्तो में हम बोलते हैं नहा, नाइन को नहा बोलते हैं। तो एन और एच को मैंने एक साथ मिलाया, मैं कहता हूँ नहा, और दोनों पे स्क्वायर है तो नहा स्क्वायर, और पाई एम ई स्क्वायर को पमन हम पश्तो में कहते हैं गंदे को। तो ना एन एच को आपने याद रखना है नहा से, इसके ऊपर स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो नहा स्क्वायर, और पाई एम ई स्क्वायर को पमन स्क्वायर कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और जेड कांस्टेंट आपने खुद याद रखने हैं। ये दो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट एटम की परमिटिविटी कांस्टेंट होता है और जेड एटॉमिक नंबर है। तो इन दोनों कांस्टेंट के अलावा ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ये नंबर्स आपको कैसे याद होंगे, नहा स्क्वायर और ये पाई एम ई स्क्वायर पमन स्क्वायर। एन साइलेंट या मतलब एन नहीं होगा यहाँ, लेकिन पमन आपने याद रखना है। नहा एन और एच को मिला के और उसके ऊपर स्क्वायर तो नहा स्क्वायर, और पमन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। इसी तरह रेडियस की इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट हैं इस इक्वेशन में, और वो कांस्टेंट आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, आपके पास जेड तो अगर हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हो वैसे ही 1 हो जाती है, और लेकिन अभी हमने हाइड्रोजन के लिए नहीं पढ़ रहे। तो आपके पास जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, एच, पाई एम और ई स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट मिला के ए नॉट कहलाते हैं। और ए नॉट की वैल्यू पूरी जो कंप्लीट वैल्यू है 0.529 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 मीटर है, जो 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगी। और ये ऊपर वाली रेडियस की इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में फिर कैसे लिखी जाएगी, जब आप सारे कांस्टेंट की वैल्यू ए नॉट लिख देंगे तो आपके पास सिर्फ एन स्क्वायर रह जाएगा और जेड रह जाएगा। तो आपको हो जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट और जेड। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जो मैंने याद किया हुआ था अन ए को पहले रखा हुआ था अन स्क्वायर जेड, मतलब ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहेगा। इसको मैंने याद कराया नहा स्क्वायर पमन स्क्वायर, और इसको याद कराया अन ए को पहले और एन स्क्वायर जेड, अंजा स्क्वायर या कुछ भी कर दें आप, लेकिन एटलीस्ट आपको ये याद हो। और मेरे तरीके से याद करेंगे तो फिर आपको जब मैं इक्वेशंस करा रहा हूँ आपको आसानी से याद रखेगा। या जेड ए एन, जन भी आप कर सकते हैं, जन स्क्वायर रेडियस की शॉर्ट फॉर्म की इक्वेशन जन स्क्वायर, और बड़ी इक्वेशन जो होगी नहा स्क्वायर पमन स्क्वायर, और ई और एप्सिलॉन नॉट और जेड आपको याद होने चाहिए। रेडियस की इक्वेशन में अगर ए नॉट की वैल्यू पुट कर दें जो 0.529 एंगस्ट्रम है, ये एंगस्ट्रम यूनिट है जो हम असल में स्मॉल यूनिट है जो 10⁻10 मीटर के बराबर होती है, लेंथ की यूनिट है, लेकिन एटम के रिस्पेक्ट से स्मॉल पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए जो हम पढ़ रहे होते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के या क्वांटम नंबर्स के स्मॉल पार्ट डिस्टेंस को पढ़ रहे होते हैं, तो हम मीटर की यूनिट नहीं यूज़ करते, तब हम किसको यूनिट यूज़ करते हैं, एंगस्ट्रॉम की, कि 10⁻10 मीटर जो है वो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो तब आपने ए नॉट की वैल्यू पुट की, 0.529 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपके पास आई, तो ये रेडियस की इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए जो मैंने बताई है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम की एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 और आर स्क्वायर आपने पढ़ा था, के की वैल्यू थी 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं आपको समझा भी दूंगा रेडियस की इक्वेशन में, लेकिन एटलीस्ट आपको ये याद हो। रेडियस की इक्वेशन नहा स्क्वायर पमन स्क्वायर से ई और एप्सिलॉन नॉट और जेड आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। और ये जन स्क्वायर से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जन ZAN, लेकिन जेड नीचे होगा और ए और एन ऊपर होंगे, जन स्क्वायर। और ये कांस्टेंट अप्लाई करके आपने रेडियस की इक्वेशन लगाई। जिस तरह हमने रेडियस से रिलेटेड पढ़ा, उसी तरह हम एनर्जी की इक्वेशन भी यहाँ पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं वो भी आपको याद करानी है, ताकि आपको याद हो जब इक्वेशन में ड्राइव कराऊंगा बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो हर फील्ड में जिस तरह टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, इसी केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या एटॉमिक फील्ड के केस में भी हमारे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो जनरली आपने पढ़ी थी लीनियर मोशन से रिलेटेड, वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। जिनका मैथ्स मेरी तरह कमज़ोर हो उनको बताने के लिए कह रहा हूँ।
तो इस इक्वेशन को हाफ एम वी स्क्वायर को हम चेंज करेंगे जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में। कैसे चेंज करें, तो आपने अभी पीछे पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पीछे देखिएगा दोबारा वीडियो बैक करके, जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर का स्क्वायर और यहाँ जो आर मौजूद होता है सेंट्रीपिटल का, वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई जो जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। ये वाली वैल्यू अगर आप काइनेटिक एनर्जी के इस इक्वेशन में पुट करें तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी की जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमारे पास होगी जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वो कैसे आएगी हमारे पास, वो वर्क से आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को वर्क से रिलेट करते हैं। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में भी जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आप वर्क से ही पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आप कितनी हाइट पे चले गए हैं, और उस हाइट से रिस्पेक्ट से आप mgh के थ्रू आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क से रिलेटेड यहाँ भी हम फाइंड करेंगे कि फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर वर्क होता है। तो फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू थी जो जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर में कह रहा था, तो वो ये है, और मल्टीप्लाई बाय आर, आप ये आर और आर कौन सा, यानी डी, वर्क चूंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है तो डी हमारे पास यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर यानी रेडियस कहलाएगा। तो ये आर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास वर्क की वैल्यू यहाँ आएगी जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव दिखेगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगेंस्ट द फील्ड जा रहा होता है। जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में देखें कि आपके पास जो जी या फोर्स की वैल्यू होती है, अगर वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आ रहा हो, जी की वैल्यू तब होती है पॉजिटिव, और जब आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे थे तो जी की वैल्यू नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह आपके पास जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है। क्योंकि पॉजिटिव रेज की जो वेव्स निकलती हैं, आपने देखा होगा फिजिक्स में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होती हैं पॉजिटिव रेज से बाहर की तरफ जा रही होती हैं, और इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो न्यूक्लियस की तरफ आए, तो वो अगेंस्ट द फील्ड आ रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने नेगेटिव रखी है। और टोटल एनर्जी की वैल्यू जब आएगी वो भी नेगेटिव ही आएगी, और ये पॉइंट आपको मैं वहाँ समझाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। वो भी आपको समझाना है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, डबल होगी टोटल एनर्जी के, और जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी डबल काइनेटिक एनर्जी के, यानी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी आप प्लस कर दें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ सकती है। यह है थोड़ा क्रिटिकल टर्म, लेकिन आपको समझना होगा। और पोटेंशियल एनर्जी तो आप वर्क से याद रखिएगा कि वर्क के थ्रू याद करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आप एम वी स्क्वायर यानी सेंट्रीपिटल दो फोर्सेस को रिलेट करके याद करेंगे, एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, तो इस तरह आसानी से आपको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, और अब टोटल एनर्जी को कैसे याद करते हैं। जिस तरह रेडियस के लिए मैंने नह स्क्वायर पवन स्क्वायर याद कराया, यहाँ भी मैं आपको एक टर्म याद करा रहा हूँ। देखिए जेड वहाँ भी मैंने छोड़ दिया था, और वहाँ मैंने एप्सिलॉन नॉट छोड़ा था, यहाँ मैं एप्सिलॉन नॉट छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ME4 को मैं कह सकता हूँ ME4, और 8 एप्सिलॉन नॉट, और H पहले मैं लिखना चाह रहा था, अभी नहीं लिखा, तो खैर 8 एप्सिलॉन नॉट H और N स्क्वायर। तो अगर आप देखें ME4, तो ME4 से बन सकता है मच्छर ME4 मच्छर, और 8 एप्सिलॉन नॉट H और N से अठन्नी, 8 यानी 8 अन्नी, तो 8 आ जाएगा, H आ जाएगा, E और N आ जाएगा, तो अठन्नी। मतलब आपके पास ये चारों टर्म होंगे, और फिर मैंने कहा अठन्नी स्क्वायर, मच्छर अठन्नी स्क्वायर, क्योंकि 8 के बाद जो टर्म्स हैं उन सब पे स्क्वायर है, तो मच्छर अठन्नी स्क्वायर से आप याद रखेंगे। E और N और H के साउंड आ रहे हैं आपके पास अठन्नी के बाद, 8 के बाद, तो अठन्नी स्क्वायर, तो आपके पास स्क्वायर भी आ गया, मच्छर भी आ गया। तो इस तरीके से इसको याद करने के तरीके हैं, ताकि आपको जब याद रहेंगे आप तभी आप इक्वेशन को आसानी से समझेंगे। न्यूमेरिकल्स इन पे आएंगे तो आपने सीधा वैल्यूज पुट करनी होगी इन फार्मूलाज में, तो आपको याद करने के लिए इतनी फिर टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। जो मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, मच्छर अठन्नी स्क्वायर मेरा अपना ट्रिक है, आप अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जिस तरह रेडियस के इक्वेशन में कांस्टेंट था 0.529 एंगस्ट्रॉम वाला,
और उसको हम ए नॉट कह रहे थे। इसी तरह इस टोटल एनर्जी में भी कांस्टेंट है, वो आपके पास है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है यानी E4, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है। वहाँ भी जेड और एन को मैंने नहीं कंसिडर किया था, यहाँ भी जेड और एन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो आपके ये जो कांस्टेंट है ME4 यानी मच्छर 98 स्क्वायर, एन नहीं है तो 98 स्क्वायर जो है यानी इसमें एन नहीं है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट आपकी वैल्यू बनाता है 2.178 मल्टीप्लाई 10⁻18 जॉल, क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जॉल और वो इस कांस्टेंट की भी यूनिट है। तो 2.178 का टर्म आपको याद रखना है, 2.178 मल्टीप्लाई 10⁻18 और पीछे रेडियस के इक्वेशन के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम आपको याद रखना है कांस्टेंट के तौर पे। फिर उसके बाद आपके पास जब आप कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे के की वैल्यू, तो आपके पास एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, टोटल एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी के, जो आपने वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, और जेड स्क्वायर ये और एन स्क्वायर हमारे पास यहाँ, तो कज़न स्क्वायर अगर आप देखें तो कज़न स्क्वायर, उसको जन स्क्वायर से मैंने याद कराया था रेडियस की शॉर्ट फॉर्म को, और इसको याद करा रहा हूँ कज़न स्क्वायर को। और रेडियस की लॉन्ग फॉर्म थी आपके पास नहा स्क्वायर पवन स्क्वायर, जेड और एन हटा के, और इसी तरह यहाँ मच्छर 98 स्क्वायर। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे लोगों को याद कराया जा सकता है। डेल्टा ई, ये जो चेंज इन एनर्जी है, ये जब आप एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहे हो और या एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही हो, तो ये वो डेल्टा ई है। और ये जो एनर्जी है ये किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है इस इक्वेशन को। और जब आप कहीं डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं एनर्जी का, तो आप डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास डेल्टा ई जो होगा E2 माइनस E1, और वो कैसे ये इक्वेशन आती है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको याद हो कि 2.178 वो जो सारा कांस्टेंट है, और आएगा यहाँ 1 और n1 स्क्वायर माइनस 1 और n2 स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि होना चाहिए 1 और n2 स्क्वायर माइनस 1 और n1 स्क्वायर, लेकिन नहीं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब आपको समझ आ भी जाएगी। तो आपने चेंज इन ई के केस में याद रखना है कि E2 माइनस E1 ही लिखेंगे, लेकिन जब शेल की बारी आएगी, चूंकि n शेल नंबर्स को शो कर रहा होता है, तो पहले n1 स्क्वायर होगा और फिर हमारे पास क्या होगा E2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस की वैल्यू भी आएगी चेंज इन ई के। सॉरी, यहाँ चेंज इन ई के केस में माइनस नहीं आएगा, ये मैंने गलती कर दी है, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगा। इस गलती को मैं इंशाल्लाह आपके लिए ठीक कर दूंगा। यहाँ मैंने अभी माइनस लिखा हुआ है और मैं माइनस को चेंज करवा दूंगा आपके लिए। तो डेल्टा ई के केस में माइनस नहीं होगा, ई जो नॉर्मल एनर्जी है उसके केस में यहाँ माइनस होगा। फिर उसके बाद इसी तरह वेव नंबर की भी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, लेकिन उसके लिए जो कांस्टेंट आएगा वो नया कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये आपने याद करना है, ओवरऑल 1 और n1 स्क्वायर माइनस 1 और n2 स्क्वायर ही होगा। सॉरी, 1.09678 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, ये कांस्टेंट आपको याद करना है। रेडबर्ग कांस्टेंट वेव नंबर के लिए डेल्टा ई के लिए 2.178 मल्टीप्लाई 10 पावर -18 जॉल, और इन दोनों इक्वेशन में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी 1 और n1 स्क्वायर माइनस 1 और n2 स्क्वायर, यहाँ भी 1 और n1 स्क्वायर माइनस 1 और n2 स्क्वायर, लेकिन दोनों के सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस है। और कांस्टेंट में डिफरेंस किसकी वजह से होगा? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। जब हम ड्राइव करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो ये फार्मूलाज आप याद कर लेंगे, मैक्सिमम आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। जब आप इस वीडियो के बाद आप इवन देखिएगा बुक को, और इन फार्मूलाज को जब आपने लिखे हुए होंगे और बुक के साथ आप मैच करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि आपने आधे चैप्टर को कवर ही कर लिया है। इसी तरह जो लास्ट 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के एंड में होंगे वो आपको मिलेंगे, वो होंगे मोज़ले लॉ। और मोज़ले लॉ किससे रिलेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट है मोज़ले लॉ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोज़ले लॉ से ही रिलेट करके ऑपरेट कराया गया, यानी अरेंज कराया गया। क्योंकि इससे पहले कंसेप्ट था आइसोटोप्स का, यानी मैसेज के बेसिस पे अरेंज होता था। फिर मोज़ले लॉ आया, उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन ने उसे बताया कि जब एटॉमिक नंबर यानी Z आप चेंज करते हैं, तो यानी एटम का कोई भी एटम चूँकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं तो वो एटम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है। इसका मतलब मॉडर्न टेक्निक ये है कि आप एटम को डिटेक्ट करते हैं, किसी एलिमेंट के एटम को डिटेक्ट करते हैं बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ इस इक्वेशन में भी यही रिलेशन दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर से रिलेट की गई है। ए और बी इसमें कांस्टेंट हैं, तो ए और बी कांस्टेंट, आप Z चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो अगर आप एक एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं तो आप एलिमेंट चेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल का, और एलिमेंट चेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज जाती है। मतलब आपको एटॉमिक नंबर चेंज करने पे एक नया एलिमेंट मिलता है, और नए एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए एक नई फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलती है, तो आप आसानी से एक एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाता है, Z एटॉमिक नंबर है, ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी तरह बी भी कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, जिसको आप लोगों ने थोड़ा बहुत शायद सुना हुआ हो।
फिर उसके बाद हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। 4 क्वांटम नंबर्स किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए की जाती हैं, जो हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक था कि एलिमेंट को कि एक एटम को के इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे प्रोबेबिलिटी लगाई जाए कि कहाँ इलेक्ट्रॉन एक एटम में रिजाइड कर रहा होता है, यानी कहाँ मौजूद होता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि कहाँ मौजूद होगा, कौन से स्पिन के साथ होगा। ये सारे पॉइंट्स हमें इस क्वांटम नंबर से मिलते हैं। और ये क्वांटम नंबर हमें किस कंसेप्ट से आते हैं? मॉडर्न कंसेप्ट से, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। और जो मैंने आपको कहा था कि बोर का मॉडल ख़त्म हुआ और उन मॉडल्स के बाद स्क्रोडिंजर आए और भी बहुत सारे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन सारे प्रिंसिपल्स को और साइंटिस्ट को अप्लाई करके ये क्वांटम नंबर्स अप्लाई किए गए ताकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट की जाए। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी दोस्त का घर पता करने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले उसके, जैसे आप सपोज़ लाहौर से आ रहे हैं और आपको पिंडी में दोस्त चाहिए, आपका दोस्त पिंडी में है, तो उसको आप कैसे बताएंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप पिंडी एंटर होंगे, यानी मतलब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल में एंटर होंगे, चूँकि एटम पूरा का पूरा पिंडी है अब आपके लिए, और आपने उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है, यानी उस दोस्त को फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल, यानी आप पिंडी में एंटर हुए। फिर उसके बाद सपोज कर लेते हैं कि वो पिंडी में लालाजार की तरफ है, जो कि मेरा इलाका है, इसलिए मैं वही एग्जांपल दूंगा। तो आपको सब शेल में आना पड़ेगा जो आपने SPDF पढ़े हुए हैं, और उस सब शेल में भी फर्दर लालाजार में भी जाहिर बात है डिफरेंट लाइंस हैं, और लालाजार में लाइन नंबर 4, 3, 5, 6, 7, 8 जिस तरह भी लाइंस होती हैं, तो फिर उन लाइंस में भी आपको आना पड़ेगा उसके घर, यानी अगर आपने मेरे घर आना है तो आपको ऑर्बिटॉल भी, यानी आपको लाइंस भी मिलेंगी। तो इस ऑर्बिटॉल में और उस लाइन में ही फिर कोई ना कोई एक घर होगा, तो वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पिंडी फिर मैं बता रहा हूँ, और वो शेल को डिनोट कर रहा होता है और उसकी वैल्यू n से डिनोट की जाती है, और 1, 2, 3, 4 शेल्स होते हैं और KLMN कहा जाता है उन्हें। सब शेल जो आपको लालाजार, क्योंकि आपको बहुत सारे टाउन वगैरह या बहुत सारे पिंडी में जगहें मिलेंगी, तो उनको भी L से डिनोट किया जाता है। सब शेल्स को 0, 1, 2, 3 तक ही होता है, ये इससे आगे नहीं होता क्योंकि आपके पास SPDF ही होते हैं। तो इस पिंडी में समझे सपोज कर लें कि 4 टाउन है, इतना ही याद रखें। फिर उसके बाद आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं ऑर्बिटॉल। और ऑर्बिटॉल यानी वो लाइन जो जिस लाइन नंबर में आप इंटर होंगे या लाइन नंबर में आप इंटर होंगे, m=+ आप m की वैल्यू इस l पे डिपेंड करेगी। अगर ये 0 है तो तब तो कोई फर्दर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 1 से स्टार्ट करता है। अगर 1 होगा तो m की वैल्यू +-1 भी हो सकती है, 2 होगा तो +-2 के रेंज तक होगी, मतलब उसमें सारे आएंगे नंबर, ये आपको बाद में पता चलता जाएगा। इसी तरह 3 +-3 होगा। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला क्वांटम नंबर है, दूसरा एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो सब शेल्स के बारे में बताएगा, तीसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटॉल के बारे में बताएगा। फिर ऑर्बिटॉल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो स्पिन क्वांटम नंबर डिसाइड करती है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरीके से आप पता लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का कि वो इलेक्ट्रॉन एक शेल में कौन से सब शेल में है। एक शेल में सपोज वो 5वें शेल में, और 5वें शेल के S सब शेल में, और S सब शेल के चूँकि S सब शेल का ऑर्बिटॉल नहीं होता, तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ कि 5वां शेल है, P सब शेल है, और P सब शेल में फर्दर ऑर्बिटॉल 3 होते हैं, PX, PY, PZ। तो उसके PX ऑर्बिटॉल में और PX ऑर्बिटॉल में कौन सी मूवमेंट के साथ हो सकता है, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आ जाए ठीक है, सिर्फ आपको ये 4 क्वांटम नंबर याद रखने हैं। जब मैं ये क्वांटम नंबर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आ भी जाएगी। शेल्स और सब शेल्स का थोड़ा कंसेप्ट बता दूं, और यही लास्ट कंसेप्ट है इस इंट्रोडक्शन का। और ये मैंने शेप्स भी ड्रॉ कर बता दी हैं ताकि आपको वो शेप्स भी पता चल जाएं। देखिए शेल जिसकी मैं बात कर रहा था कि n की वैल्यू 1 होगी, तो आपने इतना पढ़ा हुआ है कि पहले शेल को K कहते हैं और दूसरे शेल को L कहते हैं, MN, इस तरह चलता जाता है। यहाँ मैंने डायग्राम बनाई हुई है जिसमें न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और 1, 2, 3, 4, 5, और ये डिनोट हो रहे होते हैं KLMN से। इसी तरह सब शेल में आपके पास S जो होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है। अब ये कंसेप्ट आप लोगों ने 9th में नहीं पढ़ा, ना ही 10th में, लेकिन इतना आपको पता हो कि S जो है वो स्फेरिकल ही वर्ड से आया, और इसकी शेप भी क्या होती है, स्फेरिकल होती है। मतलब ये जो ऑर्बिटॉल हैं या ये जो सब शेल्स हैं, चूँकि ये ऑर्बिटॉल्स की शेप हैं, अब ये सब शेल की शेप नहीं है, तो क्योंकि ऑर्बिटॉल की शेप ही सब शेल की शेप बना रहा होता है, तो S सब शेल की जो शेप या S, क्योंकि S के फर्दर और कोई पार्ट नहीं होता, इसीलिए मैं सब शेल
सबशेल कहूँ या ऑर्बिटॉल कहूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एस फर्दर डिवाइड नहीं होता किसी ऑर्बिटॉल में। तो वो सबशेल ही होता है और वही खुद ऑर्बिटॉल होता है, एक ही सबशेल होता है उसमें, एक ही ऑर्बिटॉल एक सबशेल में होता है। इसी तरह पी जो है उसकी शेप होती है डम्बल, जिस तरह ये बॉडी बिल्डर्स वगैरह डम्बल वगैरह उठाते हैं, उसी तरह की शेप होती है। आप यहाँ देखें तो पी जैसे मैंने कहा था कि 3 में डिवाइड होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड एक्सिस में। तो ये इसके 3 डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं जिसमें वो अरेंज होता है पी ऑर्बिटॉल, और ये 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटॉल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। शेप सेम होते हैं लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होती हैं। तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटॉल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटॉल आपको दिख रहे होंगे? 5 ऑर्बिटॉल होते हैं, और उसको हम कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये जो जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर या एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ओरिएंटेशन है, जिन ओरिएंटेशन या डायरेक्शंस हैं जिनमें ये ऑर्बिटॉल्स अल्लाह ने अरेंज करवाए हैं, और जो हम देख रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जो हमें एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम इनकी शेप्स बता रहे होते हैं कि कुछ इस तरह शेप होंगी। तो डी की जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है, और एफ जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, आप देख रहे होंगे। लेकिन ये कितने फर्दर में डिवाइड होता है? ये 7 में डिवाइड होता है। तो सिर्फ आपको इतना कंसेप्ट जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन का दिया हुआ है, स्पेशली कि एस सब शेल 1 ऑर्बिटॉल में, पी सब शेल 3 ऑर्बिटॉल में, इसी तरह डी सब शेल 5 ऑर्बिटॉल में, और एफ सब शेल 7 ऑर्बिटॉल में। और इवन अगर आपको थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट भी आता हो कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका एक ही ऑर्बिटॉल होता है, एक ऑर्बिटॉल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी सब शेल में। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटॉल में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दें तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 6। 3 ऑर्बिटॉल 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटॉल तो 10 इलेक्ट्रॉन, और 7 ऑर्बिटॉल तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा है कि एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए एफ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स होते हैं। जो आपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का नाम सुने होंगे, उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह एस ब्लॉक में पी ब्लॉक में आपने देखा होगा 6 एलिमेंट्स यानी 6 ग्रुप अरेंज होते हैं। और इसी तरह एस ब्लॉक आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ 1A और 2A ग्रुप होते हैं। पी में 6 यानी आपके पास 3rd ग्रुप, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th ग्रुप। ये जो 6 यानी 3P से लेकर 3A से लेकर जो 8A तक ग्रुप होते हैं वो इसी में आते हैं पी में, और जो 1A और 2A आते हैं वो एस में आते हैं। और जो डी ब्लॉक के 10 के 10 ग्रुप्स, जिनको अलग अलग ग्रुप्स नहीं कहेंगे, वो 8 ही ग्रुप होंगे, लेकिन वो 10 एलिमेंट्स आपको डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही दिखेंगे, और एफ आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन दिखाएगी। तो अब इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन दिया ताकि जब मैं समझाऊंगा, ये 1 घंटे का ऑलमोस्ट लेक्चर है, आप जब इस बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएंगे ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, एक बार नहीं समझ आती, जितने आप इसके पॉइंट्स अपने क्लियर करवा लेंगे, जब मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम चैप्टर की समझ आ गई होगी। और मैं यकीन करता हूँ कि ऑलमोस्ट अभी भी आपको बहुत सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।